गुड मॉर्निंग बच्चों। आशा करता हूँ आज आपका मूड अच्छा होगा और इसी अच्छे मूड में आज हम पढ़ रहे हैं आपकी इतिहास की पुस्तक जिसका नाम है भारतीय इतिहास के कुछ विषय। और आपने मुझे सब्सक्राइब किया उसके लिए आपका धन्यवाद और लाइक करना कभी भी मत भूलिए। आपके लाइक हमें एनर्जी देता है और हम आपका अध्याय एक बहुत पहले से शुरू कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे भाग नंबर 6 में सिंधु घाटी के लोगों की कला के बारे में, आर्ट के बारे में और मोहरों के बारे में। देख सकते हैं आप मोहरें, इस तरह की मोहरें जो गिल्ली मिट्टी के ऊपर लगाई जाती थी। और देखिए आप इसका नमूना देखिए, पेश कीजिए, देखिए कितना सुंदर जो है ये। आज से 5 साढ़े 5 हजार वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं। हर एक चीज को कितना ये कुछ लिखा गया है और यहाँ जो है वो एक सांड की पिक्चर जो है बनी है। तो कहने का भाव कि लोग कितने आर्टिस्ट थे, कितने कलाकार थे। तो आज इस चीज को अगर हम देखते हैं जो हमने अब तक पढ़ा है, तो कहीं ना कहीं हमारी जो प्रोग्रेस है उनके मुकाबले जो है वो जीरो बैठती है। मैं तो यही कहना चाहूँगा, क्योंकि हमने एक ऐसी सभ्यता में जन्म लिया जो एक नगरीय व्यवस्था थी। और आज भी सही मायने में उस तरह के नगर हमें देखने को नहीं मिलते हैं, केवल चंडीगढ़ के अलावा। तो सोच सकते हैं हम कहाँ किस दिशा और में अगर से, इसलिए तो इतिहास पढ़ाया जाता है। चलिए कोई आगे नहीं बढ़ते हुए थोड़ा सा बात कर लेते हैं जो छूट गया है, थोड़ा सा भवन के बारे में। ये क्वेश्चन आपको 2 या 3 नंबर का पड़ता है। तो देखिए इसमें एक ग्रिड सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता था। ग्रिड सिस्टम क्या हुआ कि ज्योमेट्रिकल फॉर्म में जो है, जिसमें खड़ी और पड़ी रेखाओं का जो इस्तेमाल किया जाता है उनको मिलाकर जो चीज़ बनाई जाती है, दैट इज़ कॉल्ड ग्रिड सिस्टम, है ना। तो ये जो ग्रिड सिस्टम देखिए आप हर जगह जो लागू था, चाहे सड़कें बनानी हो, गलियां बनानी हो, आपके भवन बनाना हो, तो इन रेखाओं का बड़ा इस्तेमाल होता था। तो इसलिए जो है एक तो ये हुआ भवन। फिर दूसरा कहते हैं गलियां जो चौड़ी थी और सीधी हुई एक समकोण के ऊपर जो है वो काटती थी, चाहे वो गलियां हो चाहे वो सड़कें हों। और सड़कें क्या थी, चौड़ियां भी थी, चौड़ी सड़कें हुआ करती थी। और जो भवन थे वो 2 मंजिला हुआ करते थे, 1 से 2 मंजिला। और ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। जो प्रमुख दरवाजे होते हैं वो बाहर सड़क की तरफ जो है वो खुलते थे। और जो अंदर की तरफ जो प्रांगण होता था, खुला प्रांगण, उसके चारों तरफ कमरे बने होते थे। और खिड़कियां नहीं होती थी। खिड़की की जगह क्या होते हैं, रोशनदान, किस लिए, प्राइवेसी के लिए। तो हम ये कहते हैं कि दो चीज़ें यहाँ पर आती है। एक है भारत में वास्तुकला का जो आरंभ था वो सिंधु वासियों ने ही आरंभ किया था, याद रखना, वास्तुकला का आरंभ। और आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी पढ़ चुके हैं जिसके बारे में, कपास की खेती के बारे में विश्व भर में प्रसिद्ध थी। तो सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी जो इमारत अब तक मिली है वो मोहनजोदड़ो की खुदाई से मिला हुआ अनागार है। ये सबसे बड़ी इमारत थी। ऐसा प्रश्न पे आपसे पूछा जा सकता है। अब हम सीधे आते हैं जो आज के हमारे विषय है, और मैं बोलूँगा कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आपने इनको सुनना है। कला के बारे में हो, आर्ट के बारे में हो, मोहरों के बारे में, या फिर लिपि के बारे में, स्क्रिप्ट है वो भी इंपॉर्टेंट है, और लेगेसी है, देने क्या क्या है रही है, इनसे क्या सीखा हमने, वो चीज़ बातें करेंगे। तो जल्दी से बात कर लेते हैं पहले हड़प्पा सभ्यता के लोगों की कला के बारे में। देखिए कला जो थी, कला में सब कुछ आता है, जिसमें मूर्ति की कला भी आती है, मिट्टी के बर्तन बनाने की कला है, आभूषण बनाने की कला है, चित्रकला है। देखिए कला जो शब्द है ना वो तब इस्तेमाल होता है जब उसमें जो हम जो करते हैं वो सुंदर कोई चीज़ जो है वो पेश करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कला, है ना। तो ये जो कला पेश करी है हमने हर जगह, हमने नहीं, हमारे जो पूर्वजों ने, हमारे जो इस महान सभ्यता की हम बात कर रहे हैं। तो देखिए एक एक करके बात कर ले। पहले मूर्ति कला की। मूर्तिकला में सबसे पहला जो नमूना आता है वो आता है इसका, और इसे कहा जाता है पुरोहित राजा की मूर्ति। याद रखना इसका नाम है पुरोहित राजा की मूर्ति। इसको हम क्योंकि हमने ये अनुमानित करता है कुछ समय जो पुरोहित वर्ग था, जैसे कि सुमेरियन सभ्यता में था, वो वर्चस्व था उनका। हो सकता है यहाँ पर भी वैसे ही पुरोहित जो है वर्चस्व स्थापित होगा, उन्हीं की ये मूर्ति बनी होगी, या तो फिर राजा हो सकता है कि उसकी जो है मूर्ति होगी। तो इस प्रकार से ये मूर्ति जो है कला का अद्भुत नमूना है, मूर्ति कला का। इसके अलावा और भी देखिए नर्तकी की मूर्ति जो मिली थी, या जो खिलौने मिले थे, मातृ देवी की जो मूर्ति मिली थी, ये सारे जो अद्भुत नमूने किस चीज़ के हैं, मूर्ति कला के नमूने। फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बर्तन बनाने की कला। देखिए बर्तन तो बनते थे, लेकिन कैसे, कला के अद्भुत नमूने देख सकते हैं आप यहाँ पर, कितने ज्यामितिक तरीके से एक ज्योमेट्रिकल फॉर्म में जो है बना है, कहीं से भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, राउंड है तो राउंड है ना। तो इस प्रकार से इनके ऊपर जो बनी हुई चीज़ें जो चाहे ज्यामितिक डिज़ाइन थी, ये ज्यामितिक डिज़ाइन देखेंगे आप, रेखाओं के बनाकर जो एक डिज़ाइन पेश किया गया है, या फिर पक्षी बनाए गए हैं, या फिर पशु बनाए गए हैं, ये सारी चीज़ें जो हो देखने को बनती हैं। तो एक चित्रकारी का जो है अद्भुत नमूना जो है पेश किया जाता है। इन सभी में आप देखेंगे ये जो है आपके पक्षी के या पत्तियों के, या फिर देखिए आप पॉटरी जो है कितना सुंदर। तो ये बर्तन बनाने का जो नमूना था, शायद आज भी ऐसे बर्तन को जो है देखने को नसीब नहीं होते हैं। हर एक तरह का बर्तन जो उनके उपयोग से संबंधित था।
आगे बढ़ते हैं। तीसरी जो कला थी वो थे आभूषण बनाने की कला। आभूषण की बात, इसके बारे में बात की जा चुकी है। किस तरह के आभूषण, जो अमीर लोग थे वो सोने चांदी बहुमूल्य पत्थर या हाथी दांत के जो है वो गहने पहनते थे। इसके अलावा जो गरीब आदमी होता था घोंगे भी हो सकता है, हड्डियों के बने हुए या फिर तांबे के बने हुए जो है इस तरह के जो है आभूषण पहनते थे। लेकिन देखिए आप पत्तों का जो है अद्भुत नमूना देखिए आप, कितना प्यारा। आज भी इस तरह के हार जो है वो पहने जाते हैं ना इतने। और यहाँ पर आप देखेंगे ये इनके जो है ये इस तरह के जो हार जो पहनना, जिन्हें रानी हार जैसे जो संज्ञा दी जाती है, वो उस समय से ही चले आ रहे हैं। और आज देखिए कितना इनकी जो है मांग है। और देखिए मोतियों का जो सबसे बड़ी बात है, जो उस समय जो मन के बनाए जाते थे कि इतना सुंदर अद्भुत नमूना उस समय 5,500 वर्ष पहले इस तरह की बात किया जाना अपने आप में एक जो है वो कारीगरी का अद्भुत नमूना है। तो प्राउड फील होता है कि ऐसे वो लोग थे। अब बात करते हैं चौथा, वो है चित्रकला, पेंटिंग के बारे में। बहुत सारी चीज़ें पीछे जा चुकी हैं। देखिए उसके ऊपर पेंटिंग बनी हुई थी मटकों के ऊपर। तो इसी प्रकार से चित्रकारी जो हर जगह थी, मनुष्य के ने जिनकी सजावट करने के लिए, चाहे बर्तन हो चाहे मोहरें हो, हर जगह जो है चित्र बनाए। लेकिन किसके? मनुष्य के, फूलों के, पत्तियों के या पशु पक्षियों के चित्र जो है वो मिले हैं। अगर इसी को ही देखें, मॉडल्स जो है बनाया गया है, बच्चों को खिलौना हो सकता है। तो देखिए आप कितनी सुंदर चित्रकारी, इसकी बेल बनाई है, फूल, उसके पत्तियाँ बनाई गई है। आप देखिए जो कितने व्यवस्थित तरीके से जो है। और यहाँ देखेंगे आप कार जिसको बैलगाड़ी का जो पीछे वाला हिस्सा था, किस तरह से हर एक चीज़ का एक पेंटिंग का जो नमूना आपको नज़र आएगा। चाहे वो मोहरों में देखिए, चाहे बर्तनों में देखिए, हर जगह आपको चित्रकला का अद्भुत नमूना मिलेगा। फिर आता है हड़प्पा सभ्यता की मोहरें। ये भी प्रश्न आपसे 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए हड़प्पा सभ्यता में मोहरों की बात आती है तो सबसे ज़्यादा मोहरें जो है वो 1200 मोहरें केवल मोहजोड़ों से ही प्राप्त हुई हैं। तो मोहरों का जो इस्तेमाल जो संभवतः उस समय किस लिए किया जाता था कि जो पीछे भी मैंने वीडियो दिखाई थी उसका ठप्पा लगता था वैधता जाहिर करने के लिए कि जो सामान आया है बंद करके उसके ऊपर जो मोहर लगी है कहीं टूटी तो नहीं है, वैसी की वैसी है। तो अगर वो वैसी की वैसी टूटी नहीं तो इसका मतलब जो है सामान कैसा है, वैध है, बिल्कुल सही है, सुरक्षित है ना। तो इसलिए मोहरों का इस्तेमाल इस तरह से होता होगा। कई जगह ये भी कहा कि घरों की सजावट के लिए भी जो सुंदर होती थी और इसलिए घर की सजावट के लिए भी मोहरों का इस्तेमाल होता होगा। जैसे कि छापा लगाना है ना, तो एक पेंटिंग करना हो, क्योंकि लोग जो है फूल पत्तियों की पेंटिंग्स करते थे तो सीधा ही छापा लगाया। तो इस तरह से इनका इस्तेमाल किसी भी तरह से हो सकता था। ठीक है। और अब बात करते हैं कि अधिकांश मोहरों का जो आकार था वो छोटा था। ये दूसरी विशेषता ही 1200 मोहनजोड़ों से प्राप्त हुई। ये इनका आकार अधिकतर छोटा था। फिर ये जिस पत्थर से बनाई जाती है उसे कहा जाता है सेल खड़ी पत्थर। याद रखने योग्य बात है, सेल खड़ी पत्थर से ये बनाई जाती है। और इसमें अधिकतर जो चित्र आते हैं वो किसके आते हैं? पशुओं के, है ना। इसके अलावा जो है एक सींग वाले पशु की बात करते हैं तो ये 12 सिंगा नहीं, आपका गेंडा हो सकता है। छोटे सिंह वाले सांड, शेर, हाथी और 12 सिंगे, इनके चित्र जो है देखने को मिलते हैं। कहाँ? हम बात कर रहे हैं मोहरों के बारे में, सील्स के बारे में। इनका जो प्रयोग की बात हो चुकी है तो ये आपका रहा हड़प्पन सील्स के बारे में। अब बढ़ते हैं आगे और वो है लिपि के बारे में, स्क्रिप्ट के बारे में। उनकी स्क्रिप्ट क्या थी? देखिए अभी तक हमने देखा है कि जितनी भी मोहरें मिली हैं उसके ऊपर कुछ ना कुछ लिखा है। तो इसका मतलब उनकी अपनी कोई लिपि थी, स्क्रिप्ट थी। अब 1923 ईस्वी में ये स्क्रिप्ट है, इससे संबंधित जितने भी जो नॉलेज, ज्ञान था, वो पूरी जानकारी जो मिल चुकी है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि 100 वर्षों के बाद भी इस लिपि को अब तक जो है पढ़ा नहीं जा चुका है। अब तक इसको पढ़ने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है। तो इससे क्या है कि हमारा जो ज्ञान है कहीं ना कहीं वो बंद पड़ा है कि हमने केवल अनुमानित ज्ञान को ही अब तक जो है वो पढ़ रहे हैं। लेकिन इसमें अभी जो है जो बिहार के कुछ लोग हुए जिन्होंने ये कहा था, शायद N.K. वर्मा थे और अरुण पाठक थे, जिन्होंने ये कहा था कि हमने इसको जान लिया। लेकिन अभी तक जो है वो प्रमाणिक तौर पर ये नहीं कहा जा सकता कि इस लिपि को पढ़ा जा चुका है, क्योंकि उनके जो दावा था वो भी सही नहीं पाया गया। तो इस प्रकार से ये लिपि, अब बात कर लेते हैं कि इस लिपि में विशेषता क्या है। एक तो सबसे पहले इसको रहस्यमय लिपि कहा जाता है। देखिए रहस्यमय लिपि क्यों? क्योंकि अब तक इसको पढ़ा नहीं जा चुका है, तो सफलता प्राप्त नहीं हुई, इसलिए इसको बोलेंगे रहस्यमय लिपि। फिर इसको चित्रमय लिपि भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जितनी भी लिपि आप देखेंगी हर एक निशान जो है चित्र है। ये जैसे कि आदमी का चित्र है, तो हर एक जैसे ऐसा लगता है जैसे खिड़की की तरह है। तो मतलब कोई भी अगर आप देखेंगे तो हर एक जो निशान है, जो वर्ण है, वो किसी न किसी जो है चीज़ को दर्शाता है ना। तो इस प्रकार से इसको बोलेंगे चित्रमय लिपि, है ना। अब इसके बाद बात करते हैं कि ये जितने भी वर्ण मिले हैं अब तक लगभग 400 के करीब जो चिन्ह या वर्ण जो है वो मिले हैं, है ना। बाकी रिपीटेड है।
तो जैसे यहाँ 2 बार रिपीट एक ही तरह का, तो इसको एक वर्ण ये हो गया। तो इस तरह से जो है वो 400 वर्ण इस लिपि के मिले हैं। लग गया पता। और इसको लिखने का तरीका क्या है कि अधिकतर जो लिखा गया, अधिकतर जो लिखा गया वो दाएं से बाएं की तरफ जो है वो लिखा गया है, लेकिन इसे बाएं से दाईं ओर भी लिखा जाता था, दोनों ही तरह से। ठीक है, वैसे ज़्यादातर जो इतिहासकार बोलते हैं कि इसको दाईं से बाईं की तरफ लिखा जाता, फिर बाएं से दाएं की तरफ इसको लिखा जाता था, लेकिन अभी तक इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है, और इस कारण इससे संबंधित जो जानकारी है वो अभी भी उस जानकारी से बहुत दूर हैं हम। अब बात कर लेते हैं हड़प्पा सभ्यता की देन जल्दी से, क्योंकि अभी प्रश्न आपसे पूछा था भाई उसकी देन क्या क्या है। सबसे पहले नगरों का निर्माण। देखिए नगरों का निर्माण, और वो भी किस तरह से, एक ज्यामितिक तरीके से जो है बनाया जाना, भवनों का निर्माण किया जाना, पक्की ईंटों से खुले तथा हवादार भवन बनाना, 2 मंजिला बनाना, उससे अधिक मंजिलों के भी होते थे। तो ये सारा जो निर्माण कार्य था सही तरीके से, देखिए आज भी हमारे जो नगर हैं इस व्यवस्था में स्थापित नहीं होते हैं। तो ये नगर का निर्माण करना सीखा, कैसे होने चाहिए नगर, वो सीखा कहाँ से, हड़प्पा वासियों से। दूसरा आता है सर्वोत्तम नगर प्रबंध। देखिए नगर तो बन गए, लेकिन प्रबंध उनका तरीके से बसाया जाना, ये अपने आप में प्रबंध को बताता है कि इस तरह से 4 दीवारें दी जाने ताकि सुरक्षा के लिए, ये भी प्रबंध है। सड़कें जो समकोण के ऊपर काटना और चौड़ी होना, ये भी प्रबंध है। नालियों की व्यवस्था स्थापित होना, ये प्रबंध है। तो हर एक चीज, हर घर में जाने की व्यवस्था स्थापित होना, गलियां बनना, ये सारा जो है वो प्रबंध ही था। तो ये जो सर्वोत्तम प्रबंध, रात के समय प्रकाश की व्यवस्था किया जाना, ये भी प्रबंध था। चौड़ी जो है सड़कें होना, और एक सड़क तो कितनी मिली है, 10 मीटर, जिसे राजपथ कहा जाता था। तो ये सारा जो है सर्वोत्तम ढंग जो है नगरों का कहाँ से सीखा हमने, हड़प्पा वासियों से। फिर तीसरा क्या सीखा, ग्रहों और नक्षत्रों का ज्ञान। आज भी नक्षत्रों का ज्ञान, उस समय इन लोगों को नक्षत्रों का ज्ञान प्राप्त था, और इस ज्ञान के बलबूते पर वो अनुमान लगा लेते थे कि बाढ़ कब कब आने वाली, और इस प्रकार से वो अपने जान माल का जो नुकसान है उसको बचा लेते थे। तो इस प्रकार से ये ग्रह नक्षत्रों का जो ज्ञान है वो उसी समय से चला आ रहा है आज तक। चौथा आता है बैलगाड़ियों तथा नावों का प्रयोग। बैलगाड़ियाँ किस प्रकार से मानव बल को बचाते, अपने शरीर बल को बचाते हुए बैलों का इस्तेमाल करना, सामान को इधर से और भारी मात्रा में ले जाना, ये कहाँ से सीखा, हड़प्पा वासियों से। और इसी तरह व्यापार के लिए जो कहे किश्तियों का इस्तेमाल, ये भी कहाँ से सीखा हमने, हड़प्पा वासियों से। फिर आता है 5वां, वो है कपास की खेती, जिसमें पूरे विश्व भर की सभ्यता में जो हमारी जो सभ्यता थी वो विख्यात थी, प्रसिद्ध थी। कपास इस तरह से उगाई जाती, देखिए कितना सुंदर, कितना अद्भुत नज़ारा है। तो ये जो सर्वप्रथम कपास का जो प्रारंभ था वो भारत से होना, ये अपने आप में एक गर्व करने वाली जो है बात थी अपनी सभ्यता के ऊपर। छठा आता है विभिन्न कलाओं में निपुणता। देखिए कलाएं के बारे में हमने मूर्ति कला पढ़ी, या बर्तन बनाने की कला, या आभूषण कला, ये सारी कलाएं थी। तो इन सभी कलाओं में एक अद्भुत नज़ारा देखने को मिलता है। तो ये भी कहाँ से सीखा हमने, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों से। फिर आता है शतरंज का खेल। देखिए बड़े चाव से ये खेल आज भी जो खेली जाती है, और बड़े बड़े मैचेस इसके होते हैं, इंटरनेशनल गेम बन चुकी है। तो ये इसका आरंभ कहाँ से हुआ, भारतवर्ष में। ये भी प्राउड फील करने वाली बात, हर एक चीज़ जो इस सभ्यता से थी वो प्राउड करने वाली फील है, क्योंकि 5,500 वर्ष पूरे एक नगरों का निर्माण होना, और उसके बाद फिर पता नहीं ये सभ्यता कहाँ चले जाती है, और उसके बाद एक गाँव की सभ्यता फिर से शुरू होती है। तो ये बड़ी बात है कि इस सभ्यता में कुछ खास तो था। फिर 8वां आता है रीति रिवाज और श्रृंगार। इनकी बात हम कर चुके हैं, रीति रिवाज और श्रृंगार। बहुत सारे रीति रिवाज जो थे, जैसे कि स्नान किया जाना, ये बाद में करेंगे। बहुत सारे रीति रिवाज, जैसे कि पुरुषों का केस रखना, बड़े बड़े बाल रखना, दाढ़ी रखना। देखिए आज तो इसका बहुत ही रिवाज है। आप जो है देखेंगे बहुत सारी पिक्चर्स के जो हीरो हैं उनकी मुछें, दाढ़ी रखना जो है ये बहुत रिवाज हो गया दक्षिण भारत की तरह ही। तो ये उस समय होता था, तो ये रिवाज आज भी प्रचलित है। फिर श्रृंगार की बात करें, स्त्रियों का जो बालों का बनाना, आप देखेंगे जो नर्तकी की मूर्ति मिली है उसके बालों का देखिए तरीका, श्रृंगार करना, नए नए जो है वो बालियाँ पहनना, कुछ करना, श्रृंगार किसी भी तरह से किया जाना, उसका आभूषण का पहना, यहाँ हर एक जगह को अपना सुंदर बनाना, उसको कहते हैं श्रृंगार करना। तो ये कहाँ से सीखा, हड़प्पा वासियों से। फिर बात आती है 9वां, ढोल बजाना, चरखा चलाना और आटा पीसना। ये 3 चीज़ भी कहाँ से सीखी भाई, हड़प्पा वासियों से ही। ढोल बजाना कब, जब कोई त्यौहार हो या विवाह हो उस समय में ढोल बजाना, ये आज भी चलता है। चरखा चलाना, चरखे से क्या होता है, सूत काती जाती है और इस प्रकार से ऊन काती जाती है, तो चरखे का इस्तेमाल ये आज भी होता है। आटा पीसना, ये पहाड़ों में आज हिमाचल में बहुत सारे पहाड़ी जो इलाके जहाँ से पानी जो है तेज़ी से साथ बहता, वहाँ पर जो है आज भी आटा
चक्कियों के द्वारा पीसा जाता है। तो ये सारे कहाँ से सीखे भाई? हड़प्पा वासियों की ही देन है। फिर आता है 10वां, धार्मिक क्षेत्र में देन। धार्मिक क्षेत्र की बात हम करें तो बहुत सारी चीज़ें हमने पहले पढ़ चुकी है। देखिए देवी देवताओं की बात करें जो आज भी प्रचलित है, जिसमें मातृ देवी की पूजा आज भी होती है, शिव की पूजा आज भी होती है, अग्नि, जल, सूर्य, वृक्ष और नाग। वृक्ष में हमने बात कर चुके हैं, वृक्षों में जिसकी बात होती है सबसे सर्वप्रथम पीपल का वृक्ष, जो आज भी आपको मंदिर के बाहर आपको पीपल अवश्य मिलेगा। तो और देखिए पीपल की महानता क्या है कि आप 24 घंटे जो है वो क्या देता है? ऑक्सीजन देता है, जबकि जो है जो रात को अधिकतर जो वृक्ष हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो ये बड़ी बात है कि ये सारी चीज़ें आज भी प्रचलित हैं। और इसके अलावा और भी देखिए भूत प्रेत उस समय भी जो माना जाता है जादू टोना के लिए, और आज भी माना जाता है, उसमें विश्वास वो उस समय भी रखते, और इसके लिए क्या वो करते थे? वो तावीज़ पहनते थे अपने बाजू में या कहीं भी। तो इस प्रकार से ये प्रचलन आज भी आधुनिक समय में देखने को मिलता है। और इसके बाद जो है आ जाता है एक धार्मिक अवसरों पर स्नान करना। 11 ये नंबर गलत है, 11 नंबर है धार्मिक अवसरों पर स्नान करना। ये हड़प्पा के कौन सा शहर था ये आपको पता है, और वो था मोहजोड़ो। मोहजोड़ो में विशाल स्नानागार मिला है जहाँ पर लोग जो है वो इस प्रकार से स्नान करते होंगे। तो इसका मतलब ये जो रिवाज था, ये जो धार्मिक अवसर के ऊपर कुछ किया जाना, ये भी कहाँ से सीखा हमने? यस, हड़प्पा सभ्यता। तो ये इसकी देन है। देखिए 11 पॉइंट है, तो 11 में से बहुत से अधिकतर आपको अभी तक समझ आ चुके होंगे, ऐसा मानता हूँ। अब निष्कर्ष पे आते हैं कि उपरोक्त विवरण से जितना हमने पढ़ा उससे पता चलता है कि जो सामाजिक, आर्थिक या धार्मिक जीवन जो भी उस समय के रीति रिवाज थे वो प्रचलित है, वो कहीं ना कहीं उस समय प्रचलित, वो आज भी प्रचलित है। तो उनका जो श्रेय जाता है आज के लिए वो हड़प्पा वासियों को ही जाता है। तो निस्संदेह हड़प्पा सभ्यता की देन सदैव के लिए अमर रहेगी, और उनका जो वर्णन था स्वर्ण अक्षरों में होता रहेगा इसी तरह से, ऐसा मैं मानता हूँ। तो आपके लिए 2 लाइनें और अंत में रह जाती हैं कि किसी ने क्या खूब कहा है कि जो हमेशा दूसरों का भला करता है, कि जो हमेशा दूसरों का भला करता है उसका खुद का भला हो ही जाता है, क्योंकि जो फूल बेचने वाला होता है उसके हाथों में खुशबू रह ही जाती है। तो कभी फूलों को हाथ में पकड़ कर देखिए, उसकी खुशबू, उसकी महक तब तक बनी रहेगी जब तक आप हाथ धो नहीं लेंगे। तो आप भी फूलों से कुछ सीखिए, उसकी तरफ बनने की कोशिश कीजिए, खुद ब खुद आप धार्मिक हो जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे फिर से अलविदा लेता हूँ, आगे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहिए और हमेशा खुश रहिए। धन्यवाद, थैंक यू।